अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। पीछे से आ रही ठंड को महसूस करते हुए चू फैंग को सोचने का भी समय नहीं मिला। वह अचानक आगे झुक गया। उसने अपने दाहिने हाथ में दानव कातिल को पकड़ लिया और वार किया। एक चमकदार कृपाण किरण ने तुरंत ही काले तारों वाले आकाश को रोशन कर दिया। ब्लेड के अपवर्तन के माध्यम से चू फैंग ने कुछ देखा जो अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ था। ये वास्तव में एक काली छाया थी। काली छाया थोड़ी भ्रामक और धुंधली सी थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति यह बता सकता था कि वह एक मानव आकृति थी। हालांकि इससे पहले कि चू फैंग दूसरे पक्ष को स्पष्ट रूप से देख पाता, एक जोरदार धमाका हुआ। झनकार, ब्लेड से निकली एक चौंकाने वाली भिनभिनाहट भरी आवाज ने हवा को हिला दिया। बहुत मजबूत, चू फैंग ने भौहें सिकोड़ी। दूसरा पक्ष भी कृपाण विशेषज्ञ था और उसकी ताकत काफी असाधारण थी। उसके वार को सीधे झेलने के बाद उस व्यक्ति ने ज्यादा कमजोरी नहीं दिखाई। ये कैसे संभव है? चू फैंग को इस पर विश्वास करना कठिन लगा। उनकी वर्तमान शक्ति सामान्य योद्धाओं की कल्पना से कहीं अधिक थी। वो संभवतः महान मास्टर गॉड दायरे से ज्यादा दूर नहीं था। प्राचीन काल में भी ऐसी शक्ति ही पुनर्तः रीढ़ थी। क्या ऐसा हो सकता है कि खजाने के हॉल में कोई इतना शक्तिशाली प्राचीन विशेषज्ञ छिपा हो? चू फैंग ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन ये कैसे संभव था? यदि ऐसा था तो इस व्यक्ति को अभी ही दुष्टों को उत्पात मचाने से रोकने के लिए सामने आना चाहिए था। आखिरकार ये दिव्य सम्राट के पुत्र उदास सम्राट की सुरक्षा से संबंधित था। बस खड़े रहो और कुछ मत करो। क्या तुम मरना चाहते हो? इसलिए चू फैंग अचानक पलटा और अपने सामने काले काले रंग की आकृति को घूरने लगा। खुद को हराओ तो तुमने मेरे लिए एक प्रतिबिंब बनाया है ना? इस समय चू फैंग को सब कुछ समझ में आ गया। उसके सामने काली छाया के धुंधले से दिखाई देने वाले शरीर के नीचे वो बड़ी मुश्किल से उसका रूप पहचान पा रहा था। ये चू फैंग से बहुत मिलता जुलता था। ये दर्पण जैसा था। चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया। ट्रेजर हॉल में मूल्यांकन का अंतिम दौर वास्तव में दिलचस्प था। उसे नहीं पता था कि यह क्या खजाना है, लेकिन यह वास्तव में जीवित प्राणियों का प्रतिबिंब हो सकता है। हालांकि यह अस्थिर लग रहा था, जैसे कि यह किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगा। क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूं कि यह पूरी तरह से मेरा प्रतिबिंब नहीं बन सकता? चू फैंग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। आखिरकार, अगर यह युद्ध का खजाना था जो चू फैंग जैसे विशेषज्ञ की इच्छानुसार प्रतिबिंबित हो सकता था, तो इसे यहां कैसे छोड़ा जा सकता था? इसे ग्रीन सम्राट और अन्य लोगों द्वारा छीन लिया गया होगा। यदि वे इसे पुनः परिष्कृत करें, तो क्या वे मास्टर गॉड विशेषज्ञ की तरह नहीं बन पाएंगे? इससे संपूर्ण युद्ध का परिणाम भी प्रभावित हो सकता है। वो मुस्कुराया। इस समय चू फैंग के पास पहले से ही एक विचार था। दूसरों के लिए यह आकलन आसान नहीं हो सकता। आखिरकार खुद को हराना इतना आसान नहीं था। लेकिन चू फैंग के लिए उसकी ताकत मानक से अधिक थी। संपूर्ण प्रतिबिंबित स्वयं पुनर्तः एक अर्ध तैयार उत्पाद था। शक्ति के मामले में प्रतिबिंबहीन था। ऐसी स्थिति में चिंता की क्या बात थी? क्या यह एक सामान्य लड़ाई नहीं होगी? बिना किसी हिचकिचाहट के चू फैंग ने अपने हाथ में लंबी कृपाण पकड़ी और विस्फोट कर दिया। धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के 5 तत्वों के साथ मिलकर हवा की एक लहर सभी दिशाओं में बह गई और ब्रह्मांड को हिला दिया। दूसरी ओर दर्पण प्रतिबिंब ने भी ऐसा ही किया। उनका आभामंडल भी विशाल और शक्तिशाली था। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि ब्लेड में निहित शक्ति बहुत कम थी। दाओ आभा का वास्तविक सार और भी भिन्न था। ये सच है, अगर 9 कृपाण भगवान सम्राट की प्रसिद्ध कृपाण तकनीक को इतनी आसानी से दोहराया जा सकता है, तो यह इतना कीमती नहीं होगा। चू फैंग मुस्कुराया। बिना किसी हिचकिचाहट के वो तुरंत आगे बढ़ गया। आसपास का स्थान तुरंत हिल गया। भयानक ब्लेड ब्रह्मांड को चीरते हुए तारों वाले आकाश की गहराई में प्रवेश कर गए, जिससे असंख्य कंपन पैदा हो गए। ऐसा लगा जैसे एक छोटा सा तारा उस धमाके के झटके से अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया हो। यहां तक कि झटके भी बहुत भयानक थे। कोई कल्पना कर सकता है कि इस झटके का सामना करते समय प्रतिबिंब पर कितना दबाव रहा होगा। बूम बूम बूम, अनगिनत झटके जारी रहे। प्रतिबिंबित चू फैंग भी पीछे हटता रहा। उसने खून की उल्टी नहीं की और न ही उसे चोट लगी, क्योंकि वह वास्तविकता से संबंधित नहीं था। हालांकि ये स्पष्ट था कि चू फैंग का आंकड़ा अधिक से अधिक भ्रामक होता जा रहा था। चू फैंग ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए पीछा किया। दानव कातिलों से निकली कृपाण किरण ने ब्रह्मांड में एक विशाल जाल बना दिया और दर्पण चू फैंग पर दबाव डाला। कोई रास्ता नहीं था, वो बच नहीं सका।
उसकी ताकत चू फैंग के मुख्य शरीर से कम थी और वह केवल दाओ आभा के बारे में थोड़ा जानता था। इस लड़ाई का नतीजा वास्तव में शुरू से ही तय था। गड़गड़ाहट, एक चौंकाने वाली काम के साथ चू फैंग ने शांति से दानव कातिलों को वापस ले लिया। उसके सामने का शून्य पहले से ही खाली था। उसने आसानी से दूसरे पक्ष को मार डाला। चू फैंग ने उपहास किया, मुझे भी खुद समझ नहीं आता, तस्वीर का क्या मतलब है, बचकानापन। जब वो बोल रहा था तो ट्रेजर हॉल की आर्टिफैक्ट स्पिरिट की आवाज उसके कानों में गूंजी। मिशन पूरा हुआ। उच्च स्तरीय राजा चू फैंग को मोबाइल प्राप्त करने के लिए बधाई। स्टारगेट। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक हवा में एक छोटी सी रोशनी प्रकट हुई। प्रकाश अधिकाधिक उज्ज्वल होता गया। अंत में वो चू फैंग के सामने पहुंचा। यह एक अतुलनीय रूप से ऊंचा दरवाजा था जो शून्य में फैला हुआ था। इसकी ऊंचाई हजारों मील थी। उससे पहले चू फैंग एक चींटी जितना छोटा था। अचानक विशाल दरवाजा चमकदार रोशनी से जगमगा उठा। चू फैंग के दिमाग में अनगिनत रोशनियां उमड़ आईं। आइटम का नाम मोबाइल स्टारगेट स्टारलाइट गॉड राजवंश द्वारा बहुत बड़ी कीमत पर बनाया गया एक अनमोल खजाना। यह अपनी इच्छानुसार ब्रह्मांड में हर जगह तारों के द्वारों के माध्यम से यात्रा कर सकता है। वर्तमान निर्देशांक 1123 1526.2435 गंतव्य निर्देशांक इनपुट के लिए तैयार। चू फैंग को तुरंत दिलचस्पी हो गई। उन्होंने पृथ्वी के निर्देशांक दर्ज किए। अगले ही क्षण विशाल दरवाजे पर रोशनी फिर से चमक उठी। मूलतः कसकर बंद किए गए दोहरे दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। दरवाजे के अंदर कुछ भी नहीं था, हालांकि वो कुछ बहुत ही शोरगुल वाली और बीच बीच में आने वाली आवाजों को स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। मारना, मैं आत्मसमर्पण करने की बजाय मरना पसंद करूंगा। मैं इन राक्षसों को देश से बाहर रखने की शपथ लेता हूं। बीच बीच में आती इन आवाजों को सुनकर चू फैंग के चेहरे पर अचानक ठंडक छा गई। अभी अभी क्या ये आवाजें पृथ्वी से थी? अथाह राक्षसों ने फिर से आक्रमण किया है? ये कैसे हो गया? स्वर्ग सीलिंग संरचना के ढीले होने से पहले अभी भी समय होना चाहिए। चू फैंग चिंता से जल रहा था। रसातल की शक्ति के साथ पृथ्वी पर मनुष्य इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? उसने एक गहरी सांस ली। उस समय चू फैंग चिंता से जल रहा था। वो तुरंत पुनः ट्रेजर हॉल के निर्देशांक में प्रवेश कर गया। वो वापस जाकर सबसे पहले दानव शिकार दल को उठाना चाहता था। फिर घर। मुझे आश्चर्य है कि रसातल कब से आक्रमण कर रहा है। मुझे उम्मीद है बहुत देर नहीं हुई होगी। चू फैंग की आंखें गंभीर थीं। वो घर लौटने के लिए उत्सुक था। पृथ्वी पर उसके परिवार, मित्र और शिक्षक बहुत अधिक संख्या में थे। हुआजिया ड्रैगन ग्रुप के 3 बड़े शॉट, हो वुडी, सिस्टर होम, ये किंगटियन पवित्र भूमि के स्वर्गीय स्वामी, यू किंगजी, मैडम है। उसके दिमाग में जाने पहचाने चेहरे घूम गए। चू फैंग अब और देरी नहीं करना चाहता था। उसने एक कदम उठाया। वो शून्य छोड़कर चला गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले ही दानव शिकार दल के सामने आ चुका था। अब कोई बकवास नहीं थी। उसने चारों ओर सबकी ओर देखा। वो गुर्राया, शायद रसातल ने फिर से पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया है। चलो तुरंत चलें और घर चलें। अथाह गर्त फिर से पृथ्वी पर आक्रमण कर रहा है। जब दानव शिकार दल के लोगों ने चू फैंग का वर्णन सुना तो उनके चेहरे पर तनाव आ गया। लियू जियान एर की सुंदर आंखें गंभीर थीं। बड़े भाई फैंग, तुम्हें कैसे पता चला? क्या दानव सम्राट द्वारा बताई गई 1 साल की समय सीमा से पहले अभी भी समय नहीं है? सीनियर हो वुडी और बाकी लोग कैसे हैं? उसके अलावा ली पेंग और अन्य लोग भी बेहद घबराए हुए थे। अथाह शक्ति के साथ मनुष्य इसका सामना कैसे कर सकते हैं? अब पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी से बाहर निकलने के बाद सभी ने देखा कि ब्रह्मांड के सच्चे विशेषज्ञ कितने डरावने थे। उनकी तुलना में पृथ्वी पर मनुष्य छोटे बच्चों से अलग नहीं थे। इसलिए जब उन्होंने सुना कि रसातल फिर से आक्रमण कर रहा है तो सभी लोग बेहद चिंतित हो गए। वे सब चू फैंग की ओर देखने लगे। मुझे यकीन नहीं है। चू फैंग केवल अपना सिर हिला सकता था। अभी अभी मुझे एक स्टारगेट प्राप्त हुआ है जो ब्रह्मांड में घूम सकता है और पृथ्वी पर स्टारगेट से जुड़ सकता है। मैंने बीच बीच में कुछ मानवीय आवाजें सुनी। मेरे बगल में ऐसा लग रहा था कि बड़ी संख्या में राक्षसी जीव दहाड़ रहे हैं। इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूं कि रसातल ने फिर से पृथ्वी पर आक्रमण किया होगा। चू फैंग की बातें सुनकर सभी चुप हो गए। वे अत्यंत चिंतित थे। चू फैंग ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में उन्हें सांत्वना दी। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि इंसानों को अभी भी आसपास रहना चाहिए।
स्वर्ग सीलिंग संरचना जिसने रसातल को पृथ्वी से अलग किया था, वो अभी भी वहां होनी चाहिए। अन्यथा यदि दानव सम्राट जैसा कोई उच्च कोटि का अस्तित्व पृथ्वी पर उतर आए, तो मनुष्यों में प्रतिरोध करने की भी ताकत नहीं होगी। यह अनुमान निराधार नहीं था। अगर दानव सम्राट सचमुच धरती पर उतरा होता, तो शायद इंसान बहुत पहले ही खत्म हो चुके होते। वे कैसे विरोध कर सकते थे? अपने अनुमान के आधार पर चू फैंग को लगा कि अब मनुष्य खतरे में तो होंगे, लेकिन पूरी तरह से लुप्त नहीं होंगे। हालांकि सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं था। तो फिर चलो जल्दी से घर चले, लियू जियान एर ने उत्सुकता से कहा। वो अब अपने दिल में उत्साह और चिंता को दबा नहीं सकती थी। चू फैंग ने सिर हिलाया। उसके हाथ की एक लहर से मोबाइल स्टारगेट पुनः उसके हाथ में आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वो पृथ्वी के निर्देशांक में प्रवेश कर गया। अगले ही क्षण विशाल स्टारगेट के बीच में दो कसकर बंद दरवाजे खुल गए। चू फैंग की आवाज सबके कानों में गूंज रही थी। अपने दिमाग की रक्षा करो और सतर्क रहो, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। चिंतित होकर चू फैंग ने उन्हें निर्देश दिया। आखिरकार वो ब्रह्मांड और शून्य को पार कर रहा था। इतनी दूर कोई नहीं जानता था कि क्या हो सकता है। सौभाग्यवश अब सभी लोग उतने कमजोर नहीं थे जितने तब थे जब वे पहली बार पृथ्वी से बाहर निकले थे। वे दिव्य प्रभुओं से ऊपर थे और उनके पास मास्टर गॉड हथियार थे। वे पहले से ही पूरी तरह से पुनर्जन्म ले चुके थे। फिर चू फैंग ने और देर नहीं की। उन्होंने नेतृत्व संभाला। वो स्टारगेट में प्रवेश कर गया। उसके पीछे सभी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें कूद पड़े। वूश! उनके सामने का दृश्य पूरी तरह बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो एक स्थानिक मार्ग ने स्टारलाइट दिव्य महाद्वीप को पृथ्वी से जोड़ दिया हो। चू फैंग और अन्य लोगों के इर्द गिर्द की परछाइयां बदल गईं। वहां शून्यता का दृश्य था। क्या किसी को अस्वस्थता महसूस हो रही है? चू फैंग ने आवाज संचरण के माध्यम से पूछा। सबने अपना सिर हिलाया। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। चू फैंग ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है। अब हम केवल चुपचाप प्रतीक्षा कर सकते हैं। सब चुप हो गए। वो चुपचाप उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगा जब प्रकाश प्रकट होगा। एक अज्ञात समयावधि के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे यह एक पल या कुछ महीनों की बात हो। अंततः उसके सामने का प्रकाश और करीब आ गया। अगले ही पल सभी लोग बाहर निकल गए। धमाका! धीरे धीरे शक्तिशाली व्यक्तियों का एक समूह जम गया। सभी को चक्कर आ रहा था और वे लड़खड़ा रहे थे। उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। दिव्य प्रभुओं का एक समूह भी ऐसा ही था। ये देखा जा सकता था कि अंतरिक्ष यात्रा कितनी दूर तक थी। चू फैंग सबसे शक्तिशाली था और उसने सबसे पहले अनुकूलन किया। उन्होंने सीधे महान दाव को महसूस किया और समय की पुष्टि की। सौभाग्य से इसमें केवल एक दिन और रात का समय लगा। वो अभी भी इस थोड़े समय को स्वीकार कर सकता था। जब सब जाग रहे थे तो उसने जल्दी से चारों ओर देखा। ये वास्तव में ब्रह्मांड था। क्या चल रहा है? अगले ही पल चू फैंग को एहसास हुआ, ये पृथ्वी के स्टारगेट के अंदर का स्थान लगता है। हम वापस आ गए हैं। जैसे ही वो सोच रहा था, चू फैंग के कानों में अचानक एक गहरी बूढ़ी आवाज गूंजी। उसके स्वर में आश्चर्य का भाव था। छोटे दोस्त, क्या ये तुम हो? चू फैंग ने देखा। उनके सामने सफेद लबादा पहने एक अधेड़ उम्र का प्रेत हैरान भाव से सबके सामने खड़ा था। वरिष्ठ आध्यात्मिक गुरु चू फैंग बहुत खुश हुआ। पृथ्वी के स्टारगेट की संरक्षक आत्मा। उस समय जब बिंग याओ ने उसे कठिन समय दिया था, तो इस व्यक्ति ने गुप्त रूप से उसकी बहुत मदद की थी। चू फैंग ने हमेशा इस एहसान को याद रखा था। आध्यात्मिक गुरु ने अपने सामने खड़े लोगों को देखा और भी अधिक हैरान हो गए। क्या आप तीसरी दुनिया घूमने नहीं गए थे? आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? एक आध्यात्मिक गुरु के लिए इन नन्हे बच्चों से 1 वर्ष से भी कम समय के लिए अलग रहना कल से अलग नहीं था। और तुम लोग, तुम अंदर कैसे आए? मुझे तो यह एहसास ही नहीं हुआ कि स्टारगेट खुला हुआ है। चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया। मैं प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था और गलती से दिव्य सम्राट और हरे सम्राट से एक उपहार प्राप्त किया। मैंने एक मोबाइल स्टारगेट प्राप्त किया और अपनी इच्छानुसार ब्रह्मांड में हर जगह स्टारगेट के माध्यम से यात्रा कर सकता हूँ। चू फैंग की बातें सुनकर आध्यात्मिक गुरु लगभग डर गए। वे स्तब्ध रह गए। क्या कहा आपने? मास्टर का मोबाइल स्टारगेट? इसके अलावा तुमने कहा था कि तुमने दिव्य सम्राट और हरे सम्राट को देखा है? आध्यात्मिक गुरु हकलाए। चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया। मैं हरे सम्राट से एक बार मिल चुका हूं, लेकिन मैं दिव्य सम्राट से मिलने के लिए इतना भाग्यशाली नहीं था। आध्यात्मिक गुरु का मुंह अविश्वास से खुला रह गया।
चू फैंग के पास आध्यात्मिक गुरु के साथ बातचीत जारी रखने का समय नहीं था। पृथ्वी पर स्थिति अस्पष्ट थी, हर कोई पहले से ही घर लौटने के लिए उत्सुक था। उसने जल्दी से अपने हाथों को एक साथ बांध लिया। वरिष्ठ आध्यात्मिक गुरु, मैं रसातल की समस्या का समाधान करने के बाद आपको विस्तार से बताऊंगा। अब कृपया स्टारगेट खोलें और हमें पृथ्वी पर वापस जाने दें। यद्यपि चू फैंग अपने लोगों के साथ मोबाइल स्टारगेट के साथ आसानी से जा सकता था, लेकिन यह निस्संदेह आध्यात्मिक गुरु के लिए बहुत अपमानजनक था। ये सुनकर आध्यात्मिक गुरु ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से कहा, ये सच है, पृथ्वी देवग्रह वास्तव में अभी अस्थिर है। इसके अलावा आपको बाद में बाहर जाते समय सावधान रहना होगा। स्टारगेट के बाहर कई एबिस डेमन रेस इकट्ठी हुई है। वे स्टारगेट खोलने का तरीका सोच रहे हैं। हालांकि उनके पास पर्याप्त स्टार डोमेन एसेंस नहीं है और वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इनमें दैवीय स्तर के राक्षसी जीव भी है, तुम्हें सावधान रहना होगा। वो समझ सकता था कि चू फैंग ने अभी तक अपना आध्यात्मिक निवास स्थापित नहीं किया है। इसका मतलब था कि वो अभी भी दिव्य स्तर से नीचे था। इन राक्षसी प्राणियों का सामना करते हुए वो आवश्यक रूप से कोई लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। जैसे ही वो बोल रहा था, आध्यात्मिक गुरु की नजर अनजाने में चू फैंग के पीछे खड़े लोगों पर पड़ी। वो खुद को रोक नहीं सका और चिल्ला उठा, दिव्य प्रभु, हे भगवान, आप सभी दिव्य भगवान हैं? वो कैसे संभव है? आध्यात्मिक गुरु वहीं दंग रह गए। उसे डेमन हंटिंग टीम का आभास हुआ। आखिरकार वे उस समय स्टारगेट में घूम चुके थे। हालांकि क्या ये लोग जब यहां से गए थे तब भी दिव्य स्तर के नहीं थे? चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया, हमारे पास बस कुछ अवसर थे। वरिष्ठ आध्यात्मिक गुरु, कृपया हमें बाहर जाने दीजिए। आध्यात्मिक गुरु ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। अपने हाथ की एक लहर से उसने स्टारगेट खोल दिया। चू फैंग और अन्य लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चले गए। जहां तक आध्यात्मिक गुरु का प्रश्न है, वे अभी भी शून्य दृष्टि से विदा होती भीड़ को देख रहे थे। उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भरी थीं। किस प्रकार के अवसर लोगों के एक समूह को एक वर्ष में दर्जनों छोटे स्तरों को पार करने की अनुमति दे सकते हैं? स्टारलाइट गॉड राजवंश के युग के दौरान सबसे राक्षसी प्रतिभाएं भी ऐसा नहीं कर सकती थीं। इन नन्हे बच्चों ने बाहर क्या क्या धरती हिला देने वाली हरकतें की थीं? इसके अलावा आध्यात्मिक गुरु को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे छोटे बच्चे, जो कभी उनकी नजर में बेहद कमजोर थे, वास्तव में पलक झपकते ही उनसे आगे निकल गए थे। लगातार झटकों के कारण आध्यात्मिक गुरु का दिमाग भी शून्य हो गया। इस दुनिया में क्या खराबी थी? उसी समय जब चू फैंग और अन्य लोग अभी भी बात कर रहे थे, आध्यात्मिक गुरु स्टारगेट के बाहर बरमूडा त्रिभुज की गहराई में अंतर्धाराएं उमड़ रही थीं। असंख्य क्रूर और क्रूर निम्न श्रेणी के राक्षसी जीव परिक्रमा कर रहे थे। स्टारगेट, उन्होंने अपनी लाल आंखें खोली और दहाड़ते रहे, अपना पाश्विक स्वभाव प्रदर्शित करते रहे। कुछ राक्षसी जीव स्टारगेट पर भी प्रहार करते हैं और उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। उसके पीछे दर्जनों विशालकाय मिनोटॉर दानव उदासीन भाव से खड़े थे। वे ऊबकर धीमी आवाज में बातें करने लगे। बड़े भाई, क्या दानव राजा ने बताया कि हम भाइयों को यहाँ कब तक रहना होगा? हर दिन ऐसे घटिया दरवाजे की रखवाली करना और अंदर न जा पाना कितना उबाऊ है। यह सही है बड़े भाई, दानव हाथी जनजाति और दानव को देखो। भेड़िया जनजाति, वे हर दिन जमीन पर एक अच्छा जीवन जीते हैं। हमारे भाई भी ईर्ष्या करते हैं। मैंने सुना है कि मांस वाले लोगों के पास केवल हुआ जिया है। थोड़ी देर बाद मुझे डर है कि उन मांस वाले लोगों को खा लिया जाएगा। हमें एक हिस्सा भी नहीं मिल पाएगा। इस पृथ्वी देव ग्रह पर आना आसान नहीं है। ये बहुत दुखद है। बड़े भाई, आप दानव राजा से क्यों नहीं कहते कि अब समय आ गया है कि हम अपनी रक्षा प्रणाली बदलें? अपने बगल में बैठे मिनोटोरों की चर्चा सुनकर लंबा मिनोटोर नेता गुस्से से चिल्लाया, ठीक है, चुप हो जाओ, तुम सब बेवकूफों का झुंड। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डेमन वुल्फ जनजाति के वे कमीने हमें हर दिन सरल दिमाग और मजबूत होने के लिए डांटते थे। ये वास्तव में सच है। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं दानव राजा के साथ सौदेबाजी कर सकता हूं? मैं केवल एक सर्वोच्च छोटा देवता हूं। जब दानव राजा क्रोधित होता है तो वो मुझे अपनी उंगली से कुचल सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं मौत को गले लगाऊं? मिनोटोर दानव नेता असहाय लग रहा था। यही हाल उनके कबीले का था। दिव्य स्तर पर पहुंचने से पहले उनके पास थोड़ी बुद्धि थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वे इतनी बेवकूफी भरी बातें भी कर सकते थे। अभी भी उथल पुथल में फंसे कबीले के लोगों को देखकर मिनोटोर नेता फिर से दहाड़ा। ठीक है, मेरे साथ बकवास करना बंद करो।
अपने आप को संभालो और इस टारगेट के प्रवेश द्वार की रक्षा करो। मानव विशेषज्ञों के छिपकर किए गए हमलों से सावधान रहो। दानव राजा ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि उन चालाक मनुष्यों के पास कुछ स्टारगेट प्राधिकरण है और वे स्टार डोमेन सार के बिना लोगों को प्रशिक्षण के लिए भेज सकते हैं। एक बार जब वे कुछ खजाना प्राप्त कर लेंगे और दानव राजा की योजना को बर्बाद कर देंगे तो हम सब मर जाएंगे। मिनोटो नेता के दबाव में अन्य मिनोटो अनिच्छा से ही सहमत हो सके। मुंह समझ गया बड़े भाई। हालांकि अभी भी कुछ लोहे के सिर वाले मिनोटो गुस्से से बड़बड़ा रहे थे। कुल मिलाकर केवल कुछ ही साधारण दिव्य श्रेणी के मनुष्य हैं। उनमें से अधिकांश अभी भी दानव राजा द्वारा हुआ जिया में फंसे हुए हैं। वे हम पर घात लगाने की क्षमता कैसे रख सकते हैं? अगर वे आते भी हैं तो हमारे साथ 5 छोटे भगवान विशेषज्ञ हैं। हमें उनसे क्यों डरना चाहिए? हम उनका दिमाग खराब कर देंगे। बड़ा भाई तो बहुत डरपोक है। इन बिखरी शिकायतों को सुनते हुए मिनोटॉर दानव नेता का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वो कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठा सका। उसके कबीले के लोगों में कोई बुद्धि नहीं थी, इसलिए वो उनसे समझदारी से बात नहीं कर सकता था। वो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर समझता था। मिनोटॉर्स ने जो बात नोटिस नहीं की वह थी, सैकड़ों मील दूर मानव विशेषज्ञों का एक समूह पहले ही चुपचाप वहां पहुंच चुका था। आगे चल रहे अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। हालांकि उसकी आभा में थोड़ा उतार चढ़ाव था। जाहिर है उसने अभी अभी एक लंबी यात्रा का अनुभव किया था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे कुछ गोरे पुरुष और 10 से अधिक युवक युवतियां थे। सभी लोग सावधानी से रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे तथा अपनी सांस को न्यूनतम रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगर चू फैंग यहां होते तो वह निश्चित रूप से उसे एक नजर में पहचान लेता। उनका नेता ये किंगटियन था। वो एक समय हुआ जिया ड्रैगन समूह के 3 दिग्गजों में से एक था। जब चू फैंग कमजोर था तब उसने उसकी बहुत मदद भी की थी। वो ड्रैगन ग्रुप में सबसे अधिक अपमानजनक बूढ़ा आदमी भी था। उनके पीछे पश्चिमी क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक समूह था, पूर्व गठबंधन विशेषज्ञ एरिस, क्वेद और टेलर। वे सभी पुराने परिचित थे। टीम के अंत में हाल के दिनों में मानव जाति से प्रतिभाशाली लोगों का नवीनतम समूह था। पूरी टीम के आराम करने के बाद नेता ये किंगटियन के चेहरे पर एक ठंडा भाव था। वह अब पहले जैसा लापरवाह नहीं था। उसकी जगह एक गहरा दृढ़ संकल्प था। उसने अपने पीछे खड़े लोगों पर नजर डाली। ये किंगटियन ने एक आवाज संचरण भेजा। सब लोग, हम यहाँ हैं। अगली लड़ाई निश्चित रूप से खूनी होगी। उस मिनोटॉर दानव जनजाति में 5 छोटे भगवान विशेषज्ञ हैं। उनका नेता छोटे भगवान क्षेत्र के शिखर पर है, हमसे बहुत दूर। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। एबिस ने पृथ्वी पर छा जाने के लिए करोड़ों सैनिक भेजे हैं। हुआ जिया के अलावा सारी जमीन और समुद्र उन राक्षसी बदमाशों के हाथों में आ गए हैं। आज मानवता एक बार फिर अस्तित्व के बिंदु पर पहुंच गई है। पूरे गठबंधन की उम्मीद हम पर टिकी है। भले ही हम मर जाएं, हमें स्टारगेट में भागना होगा और एक ऐसा खजाना ढूंढना होगा जो उस अथाह दानव राजा का विरोध कर सके। अन्यथा मानवता खतरे में पड़ जाएगी। बोलते समय ये किंगटियन ने पीछे बैठे युवक युवतियों की ओर देखा। खासकर तुम लोग, मानवता के एकमात्र बचे हुए प्रतिभाशाली लोगों के रूप में, बॉस हो, सिस्टर होंग और अन्य लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। चू फैंग ने एक बार जो कहा था, उसके अनुसार आप जैसे युवाओं के लिए स्टारगेट में अच्छे परिणाम हासिल करना आसान है। इसलिए भले ही हम पुरानी चीजें बाद में युद्ध में मर जाएं, आपको पीछे देखे बिना आगे बढ़ना होगा। हमें निराश मत करो। आपको लगता है कि सुना? ये किंगटियन का स्वर अकाट्य था। दूसरी ओर युवा लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया। कुछ देर रुकने के बाद ये किंगटियन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम हमेशा उस छोटे राक्षस चू फैंग की तरह किले को संभाल पाओगे। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम पूरी मानव जाति के लिए आशा की एक किरण ला सकते हो। ये सुनकर अधिकांश युवाओं की आंखें उत्साह से भर गईं। इतने कम समय के बाद क्या वे भी महान वरिष्ठ चू फैंग की तरह मनुष्यों के लिए लड़ सकते हैं? एबिस डेमोनिक टाइड की पहली लड़ाई के बाद चू फैंग का नाम पहले से ही गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था। वो सभी मनुष्यों का नायक था, सभी मनुष्यों का गौरव। वे मानव प्रतिभा की नई पीढ़ी के आदर्श भी थे। जब तक युवा लोग सीनियर चू फैंग का नाम सुनते, वे बेहद उत्साहित हो जाते। हालांकि भीड़ से एक असंगत आवाज आए। 2 पोनीटेल वाली एक युवा लड़की ने उदासीनता से कहा, ये फिर से सीनियर चू फैंग है। मैं मानती हूं कि वह अतीत में बहुत उत्कृष्ट रहा होगा। अपने चरम पर वह एक एस रैंक योद्धा लग रहा था, है ना? ओह, अब हम इसे गहन कनेक्शन क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये सब अतीत की बात है। मेरे भाई को देखो।
1 साल से भी कम समय में वो एसएस रैंक तक पहुंच गया है, जो कि स्वर्ग मार्शल क्षेत्र है। उन्नति के मामले में वो उस वरिष्ठ चू फैंग से कमतर नहीं लगता है ना? वो तो उससे कहीं बेहतर है। दो चोटी वाली लड़की ने अपने बगल में बैठे एक युवक का हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा प्रशंसा से भर गया। उन प्राचीन पुस्तकों के अनुसार मेरा भाई जुवान प्राचीन काल में भी एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जहां तक हमारे आदरणीय सीनियर चू फैंग की बात है, तो इतने दिनों से उनकी कोई खबर नहीं है। कौन जानता है कि वे कब लौटेंगे? बकवास, बकवास, चुप रहो। इससे पहले कि लड़की अपनी बात पूरी कर पाती, कई डांटने वाली आवाजें सुनाई देने लगी। दो चोटियों वाली लड़की के चारों ओर खड़े युवाओं का समूह उसे डांटने से खुद को रोक नहीं सका। वे कभी किसी को अपने आदर्श पर कलंक लगाने की अनुमति नहीं देंगे। इसके अलावा कोई बात नहीं। सीनियर चू फैंग एक समय में एक नायक थे जिन्होंने पूरी मानव जाति का नेतृत्व करके एबिस डेमन रेस का बहादुरी से विरोध किया था। आप जैसे जूनियर उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? यहां तक कि पोनीटेल वाली लड़की को पकड़े हुए युवक ने भी भौहें सिकोड़ी और जल्दी से चिल्लाया, जियो रू, अपने शब्दों के साथ सावधान रहो। जियाओ रू नाम की लड़की क्रोधित दिख रही थी। भाई जुवान, क्या मैंने कुछ गलत कहा? भले ही सीनियर चू फैंग अब वापस आ जाए, लेकिन वो आपसे ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता। आपके पास 7वीं श्रेणी का आध्यात्मिक निवास है। आप पूरी मानव जाति में एक उत्कृष्ट अस्तित्व है, और कौन ऐसा कर सकता है? आपकी प्रतिभा को उजाड़ देवगू क्षेत्र में प्राचीन प्रेतों द्वारा मान्यता दी गई है। अपनी बहन की बातें सुनकर लिन हुआन चुप हो गया। उसकी बहन ने जो कहा वो निराधार नहीं लग रहा था। यद्यपि वो सामान्यतः विनम्र था, फिर भी वो बहुत घमंडी था। साधना के मार्ग में जो बात उसने सबसे अधिक सुनी वह थी, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। यदि तुम और अधिक मेहनत करो तो तुम दूसरे चू फैंग बन सकते हो। हर कोई उसकी तुलना उस पूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति से कर रहा था। हालांकि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वो उस युवक से आगे निकल जाएगा। सच कहूं तो लिन हुआन अभी भी थोड़ा क्रोधित था। हालांकि वो चू फैंग की भी प्रशंसा करता था, लेकिन उसे लगा कि वर्तमान में वो चू फैंग से कमतर नहीं हो सकता है। हालांकि जैसे ही लिन जुवान सभी के सामने गहरी सोच में थी, ये किंगटियन ने अचानक हंसते हुए शोर मचाती हुई युवती लिन रू की ओर देखा। फिर उसने धीरे से कहा, क्या आपको लगता है कि आपका भाई चू फैंग से अधिक शक्तिशाली है? हालांकि लिन रू इस गठबंधन के उच्च स्तरीय अधिकारी की ताकत से थोड़ा भयभीत थी, फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा, यह जरूरी नहीं कि सच हो, लेकिन मेरे भाई को सीनियर चू फैंग से कमतर नहीं होना चाहिए। कम से कम मेरे भाई ने सिर्फ 1 साल में 7वीं कक्षा का आध्यात्मिक निवास स्थापित कर लिया। वो अपनी पूरी ताकत से एक छोटे देवता से भी बच सकता था। कोई बात नहीं, उसका प्रदर्शन पूर्व वरिष्ठ चू फैंग से कमतर नहीं है ना? ये किंगटियन मंद मंद मुस्कुराया। सचमुच युवा को कोई डर नहीं होता, अज्ञानी निडर होते हैं। इससे पहले कि लिन रू जवाब दे पाती, ये किंगटियन ने बात जारी रखी। क्या आपको लगता है कि आपने खुद ही इतनी जल्दी सुधार कर लिया? यदि उजाड़ भगवान के प्राचीन क्षेत्र, प्राचीन उजाड़ पैगोडा, स्टारगेट और 50% छूट के साथ स्वर्ण रैंकिंग सूची नहीं होती, तो अपने आप से पूछें, क्या आप इतनी दूर आ पाते? बकवास। मैं आपको बता दूं, पूर्व चू फैंग के पास कुछ भी नहीं था। उसने ज्वार को मोड़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया। वास्तव में सभी खेती के संसाधन जिनका आप अब आनंद ले रहे हैं, वे सभी उसने मनुष्यों के लिए छोड़े थे। उस समय जब चू फैंग चले गए तो उन्होंने हमारे लिए लगभग सारी नींव रख दी थी। प्राचीन उजाड़ शिवालय जिसे उसने रसातल से छीना था, पीछे छूट गया। स्टारगेट चिलियार्च का अधिकार पीछे छूट गया, और गोल्डन रैंकिंग सूचियों पर 50% छूट का विशेषाधिकार भी पीछे छूट गया। नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि यह सब आसमान से गिरा है? जब किसी की उपयोगिता समाप्त हो जाए तो उसे सड़क पर धकेल देना, यह ऐसा काम नहीं है जो हमें करना चाहिए। ये किंगटियन की धीमी हंसी सुनकर लिन हुआन ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। हालांकि लिन रू अभी भी आश्वस्त नहीं थी। हालांकि ये किंगटियन को उससे कोई परेशानी नहीं थी। अब व्यापार अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। इससे पहले कि दुश्मन उन्हें खोज ले, सबसे महत्वपूर्ण बात थी स्टारगेट में घुसना। आसपास के लोगों को देखते हुए ये किंगटियन ने एक गहरी सांस ली। उसका पक्ष कमजोर नहीं था। वह, एरिस, क्वैद और टेलर सभी छोटे देवता थे। पिछले कुछ दिनों में उनके अलावा अन्य लोगों ने भी सफलता प्राप्त की है, लेकिन उन्हें कुछ समय तक दुश्मन का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? जब तक वे इन छोटे साथियों को स्टारगेट में भेज सकेंगे, उनका मिशन पूरा हो जाएगा। योजना बनाने के बाद ये किंगटियन ने अब और संकोच नहीं किया।
वो अचानक चिल्लाया, चलो, छिपने पर ध्यान दो। समूह सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा। वो कुछ ही दूरी पर स्थित ऊंचे स्टारगेट के पास पहुंचता रहा। उसके सामने दर्जनों मिनोटॉर दानव पूरे स्टारगेट पर बिखरे हुए थे। वहां हजारों की संख्या में निम्न श्रेणी के राक्षसी जीव मौजूद थे। यद्यपि ये निम्न श्रेणी के राक्षसी जीव मजबूत नहीं थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने एक पैमाना बना लिया तो वे कुछ बाधाएं भी बन गए। अपने सामने की स्थिति को देखते हुए ये किंगटियन को तुरंत एक समाधान सूझा। उसने अपने बगल में एरिस को देखा। यह व्यक्ति कभी पश्चिमी क्षेत्र में पवित्र प्रकाश चर्च का प्रसिद्ध प्रथम प्रकाशवाहक था। उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। भाई एरिस, क्वैद और टेलर का नेतृत्व करो और उन्हें चौंका दो। पहले एक दिव्य श्रेणी के मिनोटॉर दानव को मार डालो। मैं उसी समय दूसरे लक्ष्य पर भी हमला करूंगा। चाहे हम में से कोई भी जीत जाए, हम अपने अगले कदम को लेकर ज्यादा आश्वस्त होंगे। एक अनुभवी लघु देवता के रूप में ये किंगटियन स्वाभाविक रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी तुलना एक साधारण लघु देवता कर सके। एक गुप्त हमले के साथ ये किंगटियन एक ही रैंक के राक्षस को मारने में काफी आश्वस्त था। उसके बगल में गोरा एरिस ने सिर हिलाया, समझा। जैसे ही उसने यह बात कही, समूह तुरंत अलग हो गया। लिन जुवान सहित बाकी युवा पीछे से मौके की तलाश में थे। जब तक दुश्मन उलझा हुआ था, वे स्टारगेट की ओर बढ़ते रहे। लेकिन जैसे ही सभी लोग कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे, अचानक किसी कारण से मिनोटो दानवों का नेता अचानक पलटा और उसके विशाल नथुनों से सफेद धुएं की एक श्रृंखला निकली। वो बेतहाशा हंसा। हा हा हा, नन्हे बच्चों, मांस वाले लोग यहाँ हैं। इस बार हमारी मिनोटॉर दानव जाति को एक उपहार मिलने वाला है। जैसे ही वो बोल रहा था, मूल रूप से आलसी मिनोटो दानवों को इसकी उम्मीद लग गई थी और उन्होंने सभी को घेर लिया। मिनोटो के नेता ने उपहास किया, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अपने घटिया छिपाने के तरीकों से मुझसे छिप सकते हो? इसके अलावा उन छोटे मीटबॉल्स की त्वचा मुलायम और मांस कोमल है। उनकी आभा सबसे शुद्ध है। इतने लंबे समय तक भूखे रहने के बाद मैं उन्हें कैसे महसूस नहीं कर सकता? छोटे बच्चों, मेरे लिए उन्हें मार डालो। ये सब बेहतरीन मांस है। जब वो बोल रहा था तो मिनोटॉर नेता अपनी बात को निगलने से खुद को रोक नहीं सका। इन दिनों उसे वाकई बहुत घुटन हो रही थी। तुरंत स्टारगेट के सामने मौजूद सभी दानव जाति के सदस्य बेचैन हो गए और दहाड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। ये देखकर ये किंगटियन की अभिव्यक्ति तुरंत चरम सीमा तक गहरी हो गई। अरे नहीं, दूसरी योजना स्क्वायर फॉर्मेशन है। हमें इन छोटे साथियों की रक्षा करनी चाहिए। झगड़ा करना, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ये किंगटियन और अन्य तीनों ने तुरंत अपना स्वरूप बदल दिया और सभी दिशाओं में खड़े हो गए, लिन जुवान और अन्य लोगों की रक्षा करते हुए। युद्ध तुरंत भड़क उठा। दूसरी ओर शक्तिशाली मिनोटॉर नेता के नेतृत्व में 5 छोटे देवता तुरंत आगे बढ़े। दर्जनों भयंकर सींगों ने हम पर हमला कर दिया। इस भयानक प्रभाव से आसपास का समुद्री जल भी बह गया। उनके पीछे असंख्य राक्षसी जीव आक्रमण कर रहे थे। बूम बूम बूम। इस भयंकर गर्जना के कारण सभी दिशाओं में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। सिर्फ एक टकराव में ये किंगटियन और अन्य लोगों को बार बार पीटा गया और खून की उल्टी हुई। अच्छा नहीं, जानकारी गलत है। वो मिनोटॉर दानव नेता वास्तव में एक मध्यवर्ती देवता है। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो हमें भ्रमित करने के लिए था। सब खत्म हो गया। इस समय एरिस और अन्य लोगों की आंखों में निराशा दिखाई दी। मूल रूप से वे 5 छोटे देवताओं के बराबर भी नहीं हो सकते थे। अब वास्तव में एक और शक्तिशाली मध्यवर्ती देवता था। उसने अपना मन बना लिया। ये किंगटियन अचानक हंस पड़ा। हर कोई संकोच मत करो, खुद को नष्ट कर लो और हमारे पीछे के छोटे साथियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बनाओ। जब तक हम उन्हें स्टारगेट में भेजते रहेंगे, हम मनुष्यों के पास अभी भी आशा रहेगी। ये सुनकर एरिस और बाकी लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। उनके चेहरों पर एक शांत मुस्कान उभर आई। वास्तव में हमें पिछले एबिस डेमोनिक टाइड के दौरान मर जाना चाहिए था। हालांकि उस समय वरिष्ठ स्वर्गीय मास्टर्स सामने खड़े थे और हमारी रक्षा की। आज जूनियर की मदद करने की हमारी बारी है। ये किंगटियन जोर से हंसा। किसी भी हालत में हम में से कुछ लोग रास्ते में एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि हमारी महान मानव जाति हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ ही उनकी आभा तुरंत बढ़ने लगी। ये दृश्य देखकर मिनोटॉर नेता का चेहरा हरा हो गया और वो क्रोध में दहाड़ने लगा। अरे, ये फिर से, ये जिद्दी इंसान हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में अपने विरोधियों के साथ मरना पसंद करते हैं। लानत है, लानत है, लानत है। ये बहुत बढ़िया है।
न केवल हम मांस नहीं खा पाएंगे, बल्कि हम अपने कुछ मांस भी खो सकते हैं। मिनोटॉर नेता ने गुस्से में शाप दिया, लेकिन इस समय वो केवल अपने कबीले के लोगों को जल्दी से पीछे हटने दे सकता था। और इस क्षण अचानक सभी को एहसास हुआ कि कुछ ही दूरी पर मूल रूप से बंद स्टारगेट से एक धुंधली रोशनी धीरे धीरे बाहर आ रही थी। ठीक उसी के तुरंत बाद एक क्रंच, स्टारगेट के दोनों दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। हर कोई 10 से अधिक दुबली पतली आकृतियों को धीरे धीरे चलते हुए देख सकता था। स्टारगेट पर हुए हंगामे ने तुरंत ही दोनों पक्षों का ध्यान आकर्षित कर लिया। मिनोटॉर दानवों के नेता ने अपने विशाल नथुनों से सफेद हवा की 2 धाराएं छोड़ी और भौहें सिकोड़ ली। ये स्टारगेट अपने आप क्यों खुल गया? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब मिनोटॉर दानव नेता आगे सोचने के मूड में नहीं था। उसके सामने जो शापित मनुष्य थे, वे आत्मविनाश के अंतिम क्षण तक पहुंच चुके थे। पहले ही दूर रहना बेहतर था, अन्यथा भले ही वह एक मध्यवर्ती ईश्वर विशेषज्ञ था, उसे निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी ओर ये किंगटियन की आंखों से अचानक चमकदार उत्साह फूट पड़ा, क्योंकि वो इन आंकड़ों से बहुत परिचित था। कुछ लंबे थे, कुछ छोटे, कुछ मोटे थे, कुछ पतले, सब कुछ उसके दिमाग में यादों के अनुरूप था। विशेषकर भीड़ के बीच में खड़ी वो पतली सी आकृति। अचानक किसी कारणवश ये किंगटियन को लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। ये वे हैं, वे बच्चे अभी भी जीवित हैं। अनगिनत बार ये किंगटियन सबसे अधिक ये जानना चाहता था कि क्या वे छोटे बच्चे जो अपने गृहनगर छोड़कर आए थे, ठीक है। यदि यह तथ्य न होता कि उनके जैसे वरिष्ठ लोग निराशाजनक थे, तो ऊर्जावान और अज्ञानी युवाओं के ऐसे समूह को अपना गृहनगर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बच्चों के एक समूह को पूरी ताकत से आगे बढ़ने दो, वे बेकार थे। शर्म, अपराध, उसके हृदय में अनगिनत अवर्णनीय पीड़ाएं व्याप्त थीं। हर रात ये किंगटियन ये भी सोचती कि भले ही बच्चों को कुछ हासिल न हो, वे बस जल्दी से घर जा सकते हैं। अगर कोई मुश्किल आए तो सभी मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। हमेशा कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। बच्चे अभी भी बहुत छोटे थे, वे अपनी युवावस्था में थे। यदि वे इस तरह किसी विदेशी भूमि में मर गए तो ये किंगटियन खुद को माफ नहीं करेगा। ऐसा लग रहा था मानो माता पिता दिन रात अपने बच्चों के लौटने का इंतजार कर रहे हों। उनके विचार एक जैसे थे। वो नहीं चाहता था कि बच्चे गौरव के साथ घर लौटें। जब तक वे सुरक्षित लौट सकें, तब तक ये बहुत अच्छा होगा। आज दूर से एक नजर डालने पर ही ये किंगटियन को पहले से ही यकीन हो गया था। चू फैंग वापस आ गया है, वे सभी वापस आ गए हैं। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। हा हा हा। इस समय अपने शरीर में बढ़ती और भयानक विस्फोटक शक्ति को महसूस करते हुए, जिसे अब दबाया नहीं जा सकता था, ये किंगटियन को अब कोई पछतावा नहीं था। वो पूरी ताकत से दहाड़ने लगा। वो उन नन्हे बच्चों से अपने अंतिम शब्द कहना चाहता था। हा हा हा, मुझे पता था, तुम छोटे कमीने भाग्यशाली हो, तुम नहीं मरोगे। जियान, एर, झुवान चेंगजी, ली पेंग, बाकवान, हा हा हा, आप सब यहाँ हैं, आप सब यहाँ हैं, ये बहुत बढ़िया है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। हा हा हा। जैसे ही उसने यह बात कही, ये किंगटियन, एरिस और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए और खुशी खुशी अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन का एक चमकदार फूल खिलने वाला है। लेकिन इसी समय एक राक्षसी हाथ सीटी बजाता हुआ आया। हल्की सी पकड़ से ऐसा लग रहा था जैसे इस क्षण समय और स्थान उलट गए हों। ये किंगटियन, एरिस और अन्य लोगों के शरीर में हिंसक ऊर्जा इन हाथों के सामने एक नम्ह बिल्ली की तरह थी। जो शक्ति पहले ही नियंत्रण खो चुकी थी, वो चमत्कारिक रूप से शांत हो गई और आज्ञाकारी रूप से उनके शरीर में वापस चली गई। ये किंगटियन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या आत्मविनाश को उल्टा जा सकता है? ये शक्ति कितनी भयावह थी? क्या ऐसा हो सकता है कि स्टारगेट में आध्यात्मिक गुरु ने कोई कार्रवाई की हो? ये किंगटियन को पता था कि चू फैंग का स्टारगेट आध्यात्मिक गुरु के साथ घनिष्ठ संबंध था। अन्यथा आध्यात्मिक गुरु ने अपवाद नहीं बनाया होता और मानव योद्धाओं को मूल्यांकन में स्वतंत्र रूप से प्रवेश की अनुमति नहीं दी होती। अगर चू फैंग मदद मांगे तो आध्यात्मिक गुरु उसकी मदद कर सकते हैं। उस स्थिति में क्या मानवता बच गई? तुरंत ये किंगटियन की आंखें चमक उठीं। वो आध्यात्मिक गुरु दिव्य भगवान के क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। वो उस दानव राजा से कमजोर नहीं था जिसने पृथ्वी पर कहर बरपाया था। यदि वे सचमुच उस व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकें, तो मनुष्यों के पास अभी भी जवाबी हमला करने का मौका होगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ये भयानक शक्ति कहीं और से आएगी, ये किंगटियन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था।
ईश्वरीय प्रभु के राज्य में यह एक भयानक अस्तित्व था। ऐसा कुछ मिलना इतना आसान कैसे हो सकता है? जब से मनुष्यों ने उजाड़ भगवान के प्राचीन क्षेत्र का पता लगाया और बड़ी मात्रा में प्राचीन जानकारी प्राप्त की, तब से वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि दिव्य भगवान का क्षेत्र किस प्रकार का अस्तित्व था। नश्वर, सहजीवी, गहन संबंध, स्वर्गीय सैन्य क्षेत्र, आध्यात्मिक निवास, लघु देवता, मध्यवर्ती देवता, महान देवता। उसके ऊपर अजेय दिव्य प्रभु का क्षेत्र था। चू फैंग और अन्य लोग कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, ये केवल एक छोटा सा वर्ष ही था। यहाँ तक कि वे प्राचीन प्रतिभाशाली लोग भी इतने बड़े क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकते थे। भगवान बनना पहले से ही बुरा नहीं था। आखिरकार जब ये छोटे साथी चले गए तो उनमें से अधिकतर केवल गहन कनेक्शन क्षेत्र में थे। ये सोचकर ये किंगटियन को डर लगा कि उसका शिष्टाचार अपर्याप्त होगा और वरिष्ठ आध्यात्मिक गुरु को नाराज कर देगा, इसलिए उसने जल्दी से सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। मैं ये किंगटियन हूँ, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, सीनियर। दुनिया चुप हो गई। उसके सामने खड़ी आकृतियों का समूह जल्दी से चकमा देकर भाग गया और ये किंगटियन के धनुष को स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाया। अगले ही पल चू फैंग की कड़वी मुस्कान सुनी जा सकती थी। बूढ़े मास्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? भले ही हमने इतने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है, फिर भी आपको इतने सम्मान से झुकने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप हमें शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चू फैंग और अन्य लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और भीड़ के सामने चुपचाप खड़े हो गए। सभी के चेहरे पुरानी यादों वाली मुस्कान से भरे हुए थे। यह सही भावना थी, ऐसा लगा जैसे घर हो, हम अंततः वापस आ गए हैं। उसके सामने युवा लोग अपने दिलों में उत्साह को रोक नहीं सके और पागलों की तरह चिल्लाने लगे। वरिष्ठ चू फैंग, क्या यह आप हैं, सीनियर चू फैंग? हे भगवान, सीनियर चू फैंग और बाकी लोग सचमुच वापस आ गए हैं। आह, मैं बहुत उत्साहित हूँ। सीनियर चू फैंग मेरे आदर्श है। केवल ये क्विंटियन ने चू फैंग की ओर घूरकर देखा। उसके पास चू फैंग और अन्य लोगों से मिलने का समय नहीं था। उन्होंने फिर भी आदरपूर्ण रवैया बनाए रखा और आध्यात्मिक गुरु के आगमन की प्रतीक्षा की। चू फैंग केवल भीड़ का नेतृत्व कर सकता था और ये किंगटियन और अन्य लोगों से पहले पहुंच सकता था। उसके बगल में ली पेन लापरवाही से मुस्कुराया, आया, ओल्ड मास्टर, ये आप बहुत विनम्र है। हमारे सामने एक बार झुकना ही काफी नहीं है और आपने वास्तव में अपना आसन बनाए रखा। यह आपके लिए कठिन रहा है। इससे पहले कि वो बोलना समाप्त कर पाता, चू फैंग ने उसे लात मारकर उड़ा दिया। इस समय ये किंगटियन ने बंस टारगेट पर संदेह से देखा, लेकिन उसने आध्यात्मिक गुरु को बिल्कुल भी नहीं देखा। वो बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने मेरी जान बचाई, लेकिन हम मनुष्यों और दानव जाति के बीच लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते? उसने आह भरी। ऐसा नहीं था कि मनुष्यों ने पहले उस वरिष्ठ आध्यात्मिक गुरु को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। नियमों की बाध्यताओं के कारण आध्यात्मिक गुरु कुछ नहीं कर सकते थे। ये किंगटियन केवल इसे स्वीकार कर सकता था। उसने फिर से अपने आप को शांत किया। इस समय ये किंगटियन ने जल्दी से चू फैंग और अन्य लोगों को प्रसन्न भाव से देखा। हा, तुम कमीने, तुम अभी भी वापस आना जानते हो? उसके बगल में एरिस और अन्य लोग भी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने चू फैंग और अन्य लोगों को घेर लिया और सवाल पूछने लगे। जैसे ही सभी लोग उत्साह से बातें कर रहे थे, भीड़ में लिन रू नामक 2 पोनीटेल वाली लड़की ने चू फैंग को ध्यान से देखा। वो अचानक बोली, भाई जुवान, देखो, सीनियर चू फैंग ने वास्तव में अभी तक अपना आध्यात्मिक निवास स्थापित नहीं किया है। यद्यपि वो दूसरों की ताकत को नहीं समझ सकती थी, जैसे कि वे कोहरे की एक परत से ढके हुए थे, यह निश्चित था कि इस वरिष्ठ चू फैंग के शरीर में आध्यात्मिक निवास नहीं था। आध्यात्मिक निवास बहुत अनोखा था। ये बताना आसान था कि क्या इसे स्थापित किया गया था। तो क्या उस महान नायक को, जिसकी भगवान की तरह पूजा की जाती थी, 1 वर्ष बाद भी अपना आध्यात्मिक निवास स्थापित करना बाकी था? लिन रू ने अचानक अपने भाई की बांह पकड़ ली। इसका मतलब खुद ही स्पष्ट था। ये किंगटियन और अन्य लोग भी बेहद शर्मिंदा थे। उन्होंने उसे उग्रता से देखा, लेकिन वे केवल उसका परिचय ही दे पाए। चू फैंग, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। ये छोटे बच्चे युवा प्रतिभाओं का एक समूह है, जिन्हें तुम्हारे जाने के बाद हमारे गठबंधन ने पाला है। वे सभी बहुत प्रतिभाशाली है। चू फैंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। चू फैंग को कारण और प्रभाव का पता नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि बूढ़े मास्टर ये और अन्य लोग क्यों शर्मिंदा थे। उसने सोचा कि उसके सामने खड़ी छोटी लड़की बस उत्सुकता से पूछ रही थी। वो समझाने ही वाला था। अचानक उसके चेहरे का भाव ठंडा पड़ गया।
उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और धीरे से घूम गया। किसी समय मिनोटॉर दानवों के नेता ने चू फैंग और अन्य पर हमला करने के लिए अनगिनत दानव जाति के सैनिकों का नेतृत्व किया था। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन इन नए मांसल प्राणियों को देखने के बाद उसकी आत्मा की गहराई में जो लालच पैदा हुआ, उससे उसे लगभग चक्कर आ रहा था। इन्हें खाओ, इन्हें सब खाओ। भारी प्रलोभन के कारण मिनोटॉर दानव नेता की शेष तर्कसंगतता बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने सेना का नेतृत्व करते हुए गुप्त हमला किया, लेकिन एक पल में चू फैंग की धीमी आवाज दुनिया में गूंज उठी। मैं तो तुम शैतान बच्चों के बारे में भूल ही गया था। हफिंग और पफिंग, तुम वाकई थोड़े परेशान करने वाले हो। चू फैंग असंतुष्ट था, इसलिए उसने हमला किया। अगले ही पल उसने हवा की ओर इशारा किया। आसमान और जमीन पर हवाएं रुक गईं और आवाजें गायब हो गईं। दुनिया में सब कुछ जम गया था। अनगिनत महान दाव रोशनियां धीरे धीरे प्रकट हुई और ब्लेड में परिवर्तित हो गईं। बैंग बैंग बैंग, तुरंत ही आकाश में अनगिनत विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगीं। आसपास मौजूद हजारों अथाह दानवों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था और वे बिना किसी चेतावनी के विस्फोट कर गए। यहां तक कि मिनोटॉर दानवों का नेता, जो एक मध्यवर्ती देवता था, भी विशेष नहीं था। उसने अपनी बड़ी बड़ी बैल जैसी आंखें फैला ली और मुंह खोलने से पहले ही धूल में बदल गया। क्षण भर में ही असंख्य राक्षसी जीव नष्ट हो गए। विशाल संसार में कुछ भी नहीं बचा था। वहां भयानक शांति थी। चू फैंग ने धीरे से ताली बजाई। उसके दिल में कोई हलचल नहीं थी। उसके लिए इन राक्षसी बच्चों को मारना चींटियों के एक समूह को कुचलने से अलग नहीं था। उन्हें बस यही लगा कि दूसरा पक्ष बहुत शोर मचा रहा है। अब दुनिया शांत थी। तभी चू फैंग ने संतोष से पलटकर देखा और मुस्कुराकर भीड़ की तरफ देखा। जूनियर लिनरू, है ना? आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओह ठीक है, आपने अभी मुझसे क्या पूछा? चू फैंग ने धीरे से ताली बजाई। वो बुदबुदाया, दिव्य स्तर के राक्षसी प्राणी, मुझे लगता है कि यह बहुत समय हो गया है। उसके चारों ओर ली पेंग ने जल्दी से सहमति व्यक्त की। बस यही है बॉस, आप बहुत जल्दी सुधार कर रहे हैं। हमें पृथ्वी छोड़े हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ है। सच कहें तो यहां तक कि उसके साथी खिलाड़ी, जो चू फैंग का पीछा कर रहे थे, उन्हें भी लगा कि वो बहुत राक्षसी है। वे दोनों कुछ देर तक यूं ही बातें करते रहे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि हर कोई उनकी ओर बिना पलक झपकाए देख रहा है। चू फैंग ने उसके गाल को छुआ। क्यों? क्या मेरे चेहरे पर कोई फूल है? हालांकि उसके सामने ये किंगटियन, एरिस और अन्य सभी अभी भी बिना कुछ कहे चू फैंग को घूर रहे थे। उनके पीछे युवाओं के चेहरे पर भाव जम गए। उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या कहें। जहां तक लिन रू की बात है, जिसने हमेशा सोचा था कि उसका भाई दुनिया में नंबर 1 है, उसकी आंखों में केवल सदमा और डर था। उसने सिर्फ एक उंगली से दिव्य स्तर के दानव जनरलों के एक समूह को दबा दिया। क्या एक स्वर्गीय मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ जिसने आध्यात्मिक निवास स्थापित नहीं किया है, इतना मजबूत हो सकता है? लिन रू ने अविश्वास में लिन जुआन की बांह को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल पर लगे सदमे को कम करने का यही एकमात्र तरीका था। लेकिन इस समय लिन हुआन अपना संतुलन खोने वाला था। इस दौरान वो युवाओं के विलक्षण व्यक्तित्व और नेता रहे थे। उन्होंने हमेशा ऐसा ही सोचा था। वो इतना गर्वित था कि उसे ये भी महसूस हुआ कि वो उस पूर्व महान व्यक्ति से किसी भी प्रकार कमतर नहीं है। लेकिन आज, उस क्षण, उसके हृदय का गर्व पूरी तरह से टूट चुका था। यह व्यक्तिगत रूप से उस किंवदंती से चकनाचूर हो गया था जो वापस लौट आई थी। वो लापरवाह उंगली और दुनिया को नीचे देखने वाली दबंग आंखें। दुनिया उनके सामने नतमस्तक थी। उसके हाथ की एक लहर से अरबों राक्षस राख हो गए। पूरे गठबंधन में केवल अध्यक्ष हो वुडी ही ऐसा कर सकते थे, है ना? हालांकि चू फैंग उसकी उम्र का ही एक युवा आदमी लग रहा था। न केवल उनके और दूसरे पक्ष के बीच की खाई कम नहीं हुई, बल्कि और भी बढ़ गई। ऐसा क्यों हो रहा था? लिन हुआन गहरी उलझन में पड़ गया। दूसरी ओर चू फैंग ने उभरते सितारों के समूह को दिलचस्पी से देखा। उसने सभी को गर्मजोशी से देखा। लिन रू की शंकाओं को सुनकर चू फैंग को कोई संदेह नहीं हुआ। इसके बजाय उसने गंभीरता से उत्तर दिया, वह हमेशा अपने जैसे लोगों के प्रति सबसे अधिक दयालुता दिखाता है। छोटी लड़की, तुमसे किसने कहा कि जिन योद्धाओं ने अपना आध्यात्मिक निवास स्थापित नहीं किया है, वे आगे नहीं बढ़ सकते? अंत की ओर योद्धा दाव को समझते हैं और निर्वाण के मार्ग पर चलते हैं। उस समय ताकत पर रैंक का प्रभाव पहले से ही बहुत महत्वहीन है। इस समय सभी लोग अचानक जाग गए। लिन रू खुद को रोक नहीं सकी और बोल पड़ी।
दाव को समझे। मैंने सुना है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके संपर्क में आने का मौका केवल दिव्य भगवान स्तर के शक्तिशाली लोगों को ही मिलता है। ये हो सकता है। ये सुनकर ली पेंग ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। कब से एक दिव्य भगवान को शक्तिशाली व्यक्ति कहा जा सकता है? ली पेन के घमंडी चेहरे को देखकर ये किंगटियन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। इस बच्चे के मुंह से तो ऐसा लग रहा था जैसे दिव्य भगवान कुछ भी नहीं है। हमें यह जानना था कि जिस दानव राजा ने लगभग पूरी मानव जाति को समाप्त करने पर मजबूर कर दिया था, वो केवल दिव्य भगवान के क्षेत्र में ही था। यदि यह तथ्य न होता कि स्वर्ग को सील करने वाली महान व्यूह रचना ने अभी और अधिक दानव राजाओं को नहीं भेजा होता, तो मानव जाति का बहुत पहले ही सफाया हो चुका होता। ये ली पेन हमेशा की तरह अविश्वसनीय था। ये किंगटियन ने अपने होठों को दबाया और जवाब देने वाला था। अचानक कुछ ही दूरी से एक और काला बादल तैरता हुआ आया। सबने ध्यान से देखा तो राक्षस भेड़ियों का एक समूह झुंड में हमला करता हुआ दिखाई दिया। उनकी आभा से वे अभी के मिनोटॉर दानव जनजाति की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। ये देखकर ये किंगटियन ने जल्दी से कहा, अरे नहीं, मैं पकड़ने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मैं इसके बारे में भूल गया। इन राक्षसी प्राणियों के बीच जीवन और मृत्यु की सीमाएं हैं। एक बार जब कोई कबीले का सदस्य मर जाता है तो ये तुरंत पता चल जाता है। मेरा मानना है कि दानव राजा को मिनोटॉर राक्षसों के विनाश का आभास हो गया होगा और उसने किसी को जांच के लिए भेजा होगा। ये दानव भेड़िया जनजाति है। जनजाति में कुल 3 मध्यवर्ती देवता है। लेकिन इससे पहले कि ये किंगटियन बोलना समाप्त कर पाता, ली पेंग आगे बढ़ गया। बॉस, आपको इस बार आराम करना चाहिए। वे सिर्फ जोकरों का झुंड है, मैं ये करूंगा। उसके बगल में बा कुआन और अन्य लोगों ने उसका उपहास किया और निर्दयतापूर्वक उसका पर्दाफाश किया। तुम अपनी बात को बढ़िया तरीके से कहते हो। क्या तुम अपने जूनियर्स के सामने दिखावा नहीं करना चाहते? इसे भूल जाओ, उसे रहने दो। आखिरकार यह आदमी हमारी दानव शिकार टीम में सबसे नीचे है। वो आमतौर पर बहुत उदास रहता है। क्या तुम उसे अपनी भड़ास निकालने नहीं दोगे? हाँ, सबने उसका उपहास किया। ये किंगटियन सभी को ये याद दिलाना चाहता था कि दानव भेड़िया जनजाति शक्तिशाली थी और वे अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, ली पेन गुस्से से वापस लौटा और बा कुआन की ओर इशारा किया। अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो आओ और लड़ो। इसके साथ ही उन्होंने दानव भेड़िया जनजाति की उपेक्षा की और बा कुआन के साथ युद्ध किया। ये दृश्य देखकर ये किंगटियन असहाय महसूस करने लगा। अब जब दुश्मन हमला कर रहा था तो ये बच्चे बहुत घमंडी हो गए थे, है ना? लेकिन अगले ही पल ये किंगटियन और अन्य लोग वहीं दंग रह गए। ली पेंग और बा कुआन की लड़ाई के झटके का केवल एक अंश ही नष्ट हो गया और वास्तव में सभी दानव भेड़िया कबीले के लोग मारे गए जो अभी अभी आए थे और अभी तक खुद को स्थिर नहीं कर पाए थे। लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इतनी भयानक ताकत और इतना सूक्ष्म नियंत्रण। भयानक। उस समय वे दोनों केवल चू फैंग के पीछे चलने वाले अनुचर थे। ये किंगटियन समझ नहीं सका। ऐसा दिल दहलाने वाला दृश्य देखकर सभी के दिल दहल गए। सबने एक साथ ही निवाला निगल लिया। हालांकि चू फैंग और अन्य विशेषज्ञों की नजर में ये सब बहुत साधारण था। आखिरकार वे उच्चस्तरीय दिव्य भगवान थे और पहले से ही निर्वाण के मार्ग पर चल पड़े थे। कुछ दिव्य ग्रेडों को मारना आफ्टरशॉक के लिए बहुत आसान था। यदि वे थोड़ी ताकत लगाएं तो संभवतः पृथ्वी को भेदना आसान हो जाएगा। सौभाग्य से पृथ्वी देव ग्रह लगातार ठीक हो रहा था। इसने धीरे धीरे प्राचीन काल के कुछ अजूबों को पुनः प्राप्त कर लिया था, इसलिए ये हमले का सामना कर सकता था। ये किंगटियन चू फैंग को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने कांपते हुए उन दोनों की ओर इशारा किया। क्या आप सभी इतने मजबूत हैं? चू फैंग ने अपना सिर हिलाया। बूढ़े मास्टर, आप हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं? ये दोनों डेमन हंटिंग टीम में सबसे नीचे हैं। वे सिर्फ नौसिखिए हैं जो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये सुनकर ये किंगटियन की दृष्टि धुंधली हो गई और वो लगभग जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगा और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है, मनुष्य अंततः बच गए। चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। जो लोग अभी पृथ्वी पर तबाही मचा रहे हैं वे बस कुछ छोटे मोटे लोग हैं। असली दुश्मन अभी तक सामने नहीं आया है। बोलते समय उसने सीधे पूर्व की ओर देखा और बुदबुदाया, लगता है वहां लड़ाई चल रही है। ये किंगटियन अचानक कांप उठा और जल्दी से बोला, अच्छा नहीं, उस दानव राजा ने अपनी सेना को फिर से गू क्षेत्र पर हमला करने के लिए ले जाया होगा। बॉस, हो केवल गू रियल्म की मदद से ही दुश्मन का सामना कर सकता है।
हमें जल्दी से वापस लौटना होगा। ये किंटियन चिंतित दिख रहा था। हुआजिया की राजधानी पहले से ही वर्तमान मानव दुनिया में अथाह राक्षसों के खिलाफ अंतिम अग्रिम पंक्ति थी। इसने संपूर्ण मानव जाति के सबसे शक्तिशाली लोगों के समूह को एकत्रित किया। यह मानवता की अंतिम आशा भी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला था। वे इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। चू फैंग को भी इस मामले का महत्व पता था। उसने ये किंगटियन की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, हम अभी दौड़ेंगे, ये जल्दी हो जाएगा। भले ही दुनिया ठीक हो गई थी और पृथ्वी अनगिनत बार फैल चुकी थी, लेकिन चू फैंग जैसे विशेषज्ञ के लिए ये दूरी अभी भी कुछ भी नहीं थी। बोलते हुए चू फैंग ने सभी को साथ लाने की योजना बनाई। हालांकि ये किंगटियन लिन जुआन और अन्य लोगों की ओर इशारा किए बिना नहीं रह सका और जल्दी से कहा, हम इन छोटे साथियों को रोमांच के लिए स्टारगेट में प्रवेश क्यों नहीं करने देते? बीमा की एक और परत होना अच्छा है। ये किंगटियन स्पष्ट रूप से अभी भी चिंतित था। आखिरकार उसकी नजर में हो वुडी जैसा शक्तिशाली व्यक्ति, जिसने दुनिया के पक्ष और भाग्य के समर्थन के कारण थोड़े समय में एक महान देवता की शक्ति प्राप्त की थी, उसे एक पल के लिए भी उस दानव राजा का विरोध करने के लिए उजाड़ भगवान के प्राचीन क्षेत्र की मदद लेनी पड़ी। हालांकि चू फैंग, ली पेंग और अन्य भी जब उन्होंने अभी हमला किया तो चौंकाने वाले थे। उनके विरोधी केवल साधारण दिव्य श्रेणी के राक्षसी प्राणी थे। बॉस हो वुडी वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ये छोटे बच्चे बहुत मजबूत थे, लेकिन इससे पहले कि ये किंगटियन समझा पाती, ली पेंग कुछ नहीं कर सका। बूढ़े मास्टर, ये आप सचमुच एक जिद्दी बूढ़े आदमी है। एक साधारण राक्षस राजा का उल्लेख नहीं करना, तो क्या हुआ अगर उनमें से 10 या 100 है? बॉस चू फैंग का तो जिक्र ही मत करो। मैं भी ऐसी बकवास को दिल पर नहीं लेता। मैं उन्हें लड़कियों की तरह मार डालूंगा। इसलिए चिंता मत करो। चू फैंग ने ली पेंग की ओर देखा और ये किंगटियन की ओर धीरे से अपने हाथ बढ़ाए। बूढ़े मास्टर, ये खोने का कोई समय नहीं है। मैं आपको रास्ते में बता दूंगा। जब उसने ये शब्द कहना समाप्त कर लिया तो चू फैंग ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसके हाथ की एक लहर से एक सौम्य और रहस्यमय कृपाण शक्ति धीरे से प्रकट हुई और सभी को घेर लिया। अगले ही पल जब ये किंगटियन और अन्य लोग सदमे में देख रहे थे, तो उसने हुआ शिया इंपीरियल सिटी की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कि वो टेलीपोर्ट हो गया हो। यह इतना तेज था कि चू फैंग की सुरक्षा के बिना ये किंगटियन और अन्य लोग अपने सामने हवा के प्रतिरोध का सामना भी नहीं कर पाते। ये दृश्य देखकर ये किंगटियन को वास्तव में राहत मिली। इस गति के कारण बॉस हो वुडी पकड़ नहीं सका। ये बहुत भयानक था। उसी समय दूसरी ओर हुआजिया की राजधानी के सामने अरबों की संख्या में अथाह दानव कतार में खड़े थे। उन सभी के चेहरे पर भयंकर भाव थे और वे बेहद चिड़चिड़े थे। यह विशाल शहर दर्जनों दिनों से उनके सामने था, लेकिन इसे भेदना संभव नहीं था। इससे भूखे अथाह दानवों की आंखें लाल हो गईं। वे अधीरता से दहाड़ने लगे। निम्न श्रेणी के राक्षसी प्राणियों के इस समुद्र के पीछे राक्षसी कवच पहने और हड्डियों की तलवारें पकड़े हुए लंबे अथाह राक्षसों का एक समूह था। नेता ने सुनहरे कवच पहन रखे थे। वो लंबा और ताकतवर था और उसका आभामंडल विशाल था। दानव सम्राट के परिचारकों में से एक और पृथ्वी देव ग्रह पर इस आक्रमण के सर्वोच्च कमांडर के रूप में हकांदा अत्यंत शक्तिशाली था। बाहरी दुनिया को केवल इतना पता था कि वह एक दानव राजा था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वह वास्तव में एक उच्च स्तरीय दिव्य भगवान था। यद्यपि वो उच्च श्रेणी के दिव्य प्रभुओं में से केवल सबसे साधारण प्रथम दिव्य प्रभु थे, ऐसी शक्ति के साथ प्राचीन काल में भी उन्हें एक क्षेत्र का अधिपति माना जा सकता था। रसातल दानव जाति में वो एक अत्यंत महान अस्तित्व था। अन्यथा वो दानव सम्राट का विश्वास प्राप्त करने और दानव जाति की सेना को पृथ्वी देव ग्रह तक ले जाने में सक्षम नहीं होता। शुरुआत में वह अजेय था। उसकी अजेय शक्ति के कारण वे कमजोर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि महान देव योद्धा, जो सबसे शक्तिशाली मानव विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, अभी भी उसकी नजरों में एक चींटी के समान तुच्छ था। उसने कभी परवाह नहीं की थी। अप्रत्याशित रूप से उस समय उसकी लापरवाही ने चींटी को उजाड़ परमेश्वर के प्राचीन क्षेत्र में भागने की अनुमति दे दी और चीजें पूरी तरह से बदल गईं। ये प्राचीन मंदिर वास्तव में प्राचीन मानव जाति के 10 महान गुरु देवताओं के नेता उजाड़ भगवान का दिव्य महल था। उसे नहीं मालूम था कि इन तुच्छ मनुष्यों ने इसे कहां से खोदकर निकाला है। हकांदा को केवल इतना पता था कि चींटियां वास्तव में इस दिव्य महल की मदद से उसके हमले का विरोध कर सकती हैं। इसके अलावा उसके सिर के ऊपर लगी शापित गोल्डन रैंकिंग सूची भी गुप्त रूप से मदद कर रही थी।
परिणामस्वरूप उसकी दानव जाति की सेना 10 दिनों से अधिक आगे नहीं बढ़ सकी। हकांडा को भयंकर सिरदर्द था। हालांकि आज उसे अचानक एहसास हुआ कि स्टारगेट की रक्षा के लिए उसने जो दानव जाति भेजी थी वे सभी मर चुकी थी। यहां तक कि पास में स्थानांतरित किए गए दानव कबीले भी मर गए थे। हकांडा की राय में इसका केवल एक ही कारण था, वो चीटी हो वुडी मानव प्रतिभाओं को अंतिम दांव खेलने के लिए स्टारगेट में भेजने के लिए चुपके से बाहर आई होगी। अन्यथा पृथ्वी देव ग्रह पर ऐसा कौन है जो अपने कई जनरलों को इतनी आसानी से मार सकता है। हालांकि हकांडा नाराज नहीं बल्कि खुश था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि हुआशिया की वर्तमान राजधानी अभूतपूर्व रूप से खाली थी? उस कमीने हो वुडी के बिना शेष लोग उसे रोक नहीं पाते। हा, ये बेवकूफ इंसान वाकई पागल है। हकांडा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत शहर पर हमला करने का आदेश दिया। एक क्षण में सुनामी की तरह राक्षसी जीव हुआशिया की राजधानी की ओर उमड़ पड़े। लेकिन अगले ही पल हो वुडी की गंभीर आकृति हुआ जिया के ऊपर प्रकट हुई और उसने तुरंत दहाड़ते हुए कहा, सभी सैनिकों लड़ो। हकांडा तुरंत अचंभित रह गया। कमीने, स्टारगेट पर क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसानों ने हो वुडी को पीछे छोड़ दिया और दूसरे विशेषज्ञों को बाहर भेज दिया? अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं है कि हमारी दानव जाति की सेना के पास शहर में घुसने का मौका नहीं है। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन दानव जाति की सेना अभी भी शहर के द्वार के सामने रुकी हुई थी। हकांडा क्रोधित हो गया। कमीने, क्या हो रहा है? इंसानों की ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। भूरे कवचधारी हो वुडी को यह नहीं पता था कि इस अत्यंत शक्तिशाली दानव राजा के साथ क्या गलत था। वो जानता था कि वो शहर में घुस नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करते हुए अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दी। अब हो वुडी को बस यही उम्मीद थी कि ये किंगटियन और बाकी लोग मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। अन्यथा अगर यह गतिरोध जारी रहा तो मनुष्य निश्चित रूप से हार जाएंगे, क्योंकि उजाड़ परमेश्वर के प्राचीन राज्य की शक्ति सीमित थी। दूसरी ओर हकांडा को पता था कि वह फिर से असफल हो गया है, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने केवल अपने पैरों के नीचे की राजधानी को ठंडे मन से देखा और नाक भान सिकोड़ी। जल्द ही, जब तक मैं दानव जेल में प्राचीन मनुष्यों द्वारा कैद सभी प्राचीन दानव देवताओं को रिहा नहीं कर देता, एकमात्र प्राचीन दिव्य महल आप चींटियों की रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। दानव कारागार वो स्थान था जहां प्राचीन मनुष्यों ने पराजित राक्षसों को कैद कर रखा था। उन्हें मनुष्यों के नियंत्रण हेतु दिव्य हथियारों और कठपुतलियों के रूप में परिष्कृत किया गया। हालांकि मनुष्यों और राक्षसों के बीच अंतिम लड़ाई के बाद वे एक साथ गायब हो गए, इसलिए दानव जेल में कैदियों की सफाई नहीं हुई। पृथ्वी छोड़ने से पहले चू फैंग ने रक्त सागर के लोगों की शक्ति का उपयोग कुछ प्राचीन दानव जाति के विशेषज्ञों को मारने के लिए किया था, जो दानव जेल से बाहर चले गए थे। हालांकि उस समय चू फैंग कमजोर था और रक्त सागर से लोगों के पास केवल प्रक्षेपण ही उतर रहे थे। वे कैदियों को पूरी तरह से नष्ट करने में असमर्थ थे। अब वे एक बार फिर स्थिति को बदलने की पूर्ण शक्ति बन गए थे। हो वुडी को भी यह तथ्य पता था, हालांकि वो कुछ नहीं कर सका। वो स्टारगेट को अंतिम बार चुनौती देने के लिए केवल मानव प्रतिभाओं को ही भेज सकता था। यदि वे सफल हुए तो मनुष्य बच जाएंगे, यदि वे असफल हुए तो मनुष्य मर जाएंगे। हालांकि जब दोनों पक्ष अभी भी अपने अपने विचार रख रहे थे, अचानक आकाश से प्रेतों का एक समूह उतर आया। ये किंगटियन की हैरान आवाज सुनी जा सकती थी। हम पहले ही वापस आ चुके हैं। 10 लाख मील पार कर लिया। मुझे लगता है कि यह बस कुछ ही कदम थे। उन अनगिनत चमकदार प्रभामंडलों के नीचे एक अकल्पनीय दबाव भी था। यद्यपि ये किंगटियन और अन्य लोग भी मानवता के भविष्य के बारे में चिंतित थे, कम से कम अभी भी उनके ऊपर कोई ऐसा था जो किले को संभाल रहा था। लेकिन हो वुडी किस पर भरोसा कर सकती थी? उसका शत्रु एक अजेय अथाह दानव राजा था। चारों ओर से आ रहे खतरे ने इस अडिग व्यक्ति का लगभग दम घोट दिया। सौभाग्यवश वो बच्चा आज वापस आ गया था। हालांकि वो केवल एक जूनियर था, हो वुडी बहुत अच्छी तरह से जानता था कि केवल वो छोटा सा साथी ही मानव सभ्यता की सच्ची स्थिर शक्ति थी। उसने राहत की लंबी सांस ली। जो बात समझ से परे थी वह ये थी कि यद्यपि उसके सामने मौजूद अरबों दानव जाति के सैनिक अभी भी उसे लालच भरी नजरों से देख रहे थे, यद्यपि अथाह दानव भगवान की आभा अभी भी शक्तिशाली थी। एक नजर में ही हो वुडी को पूरा यकीन हो गया कि यह छोटा सा साथी निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से करेगा। वो व्यक्ति मानवता का सच्चा नेता था। इस समय चू फैंग की शांत आवाज फिर से दुनिया के कानों में गूंज उठी। वरिष्ठों, देशवासियों, अब जब दुश्मन हमारे सामने है
तो कृपया मुझे पहले युद्ध समाप्त करने दीजिए, उसके बाद ही मैं आप तक पहुंचूंगा। उनके शांत शब्दों ने शेष बचे मनुष्यों को अप्रत्याशित रूप से बड़ी आशा दी। वो बच्चा जो बार बार चमत्कार करता था, वापस आ गया है। हुआ शिया की राजधानी में हर किसी ने अपने सिर के ऊपर शांत आकृति देखी। उनकी आंखों का भाव धीरे धीरे संदेह और आश्चर्य से बदलकर उत्साह और परमानंद में बदल गया। ये सीनियर चूफैंग है, वो सचमुच वापस आया। हा हा हा, हम इंसान बच गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन रू जैसे लोग भी चूफैंग को नीची नजर से देखते थे। हालांकि ज्यादातर लोग अभी भी उसकी प्रशंसा करते थे और उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करते थे। उस समय वो अभी भी एक युवा व्यक्ति था। अपनी पढ़ाई से लौटने के बाद उसने बलपूर्वक 3 पवित्र भूमियों को अपने अधीन कर लिया और सभी मानव जाति की शक्ति को एकजुट किया। विलक्षण प्रतिभाओं को बचाना, गद्दारों को मारना, स्टारगेट को तोड़ना, एबिस प्रिंस को मारना, प्राचीन दानव रक्षकों को खत्म करना, सभी यादें उनके दिमाग में ताज़ा थी। उन्हें एक किंवदंती कहा जा सकता है, कोई भी उन्हें भूलने की हिम्मत नहीं करता था। आज वो महान युवक अंततः वापस आ गया था। उन्होंने अजेय रवैये के साथ मानवता को फिर से खतरे से बचाया। उस शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज ने सभी को पागल कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो चूफैंग के प्रकट होने मात्र से ही विनाश का खतरा टल गया हो। हवा में उत्साहित और आनंदित दुनिया को देखते हुए थोड़ा निपुण लिन जुआन ने अपना सिर गहराई से झुका लिया। तभी उसे सचमुच समझ में आया। एक बार की बात है, वह घमंडी था और सोचता था कि अपनी प्रतिभा और ताकत के साथ वह निश्चित रूप से चूफैंग से कमतर नहीं होगा। लेकिन इस समय लिन जुआन ने महसूस किया कि उसका चेहरा लाल हो गया है और वह बेहद शर्मिंदा था। बचकाना, अभिमानी, वह लिन जुआन केवल एक छोटा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो मनुष्यों के पालन पोषण के तहत बड़ा हुआ था। जहां तक चूफैंग की बात है, वो समस्त मानवजाति की आशा था। ऐसा नहीं था कि चूफैंग को उन मनुष्यों की जरूरत थी, बल्कि मनुष्यों को चूफैंग की जरूरत थी। इसमें कोई तुलना ही नहीं थी। यह महसूस करते हुए लिन जुआन पूरी तरह से आश्वस्त हो गया और उसने अपना अभिमानी सिर नीचे कर लिया। दूसरी ओर चूफैंग ने कभी भी ऐसे तुच्छ मामलों पर ध्यान नहीं दिया था। उनकी वर्तमान ताकत और स्थिति को देखते हुए किसी को भी उन्हें मान्यता देने की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपनी आंखें थोड़ी घुमाई और भयभीत दानव राजा हकांडा को देखा, जो चुपचाप भाग जाना चाहता था। इस नजर से हकांडा इतना डर गया कि उसकी आत्मा और उसकी आवाज कांप उठी। तुम चूफैंग हो? चूफैंग ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। आप मुझे जानते हैं? हकांडा ने चूफैंग के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अविश्वास में कहा, आधे साल पहले तीसरी दुनिया में आप एक दिव्य भगवान भी नहीं थे। इस बार चूफैंग और भी अधिक उत्सुक हो गया। क्या यह आदमी भी तीसरी दुनिया से हो सकता है? उसने ध्यानपूर्वक विचार किया। उसके पास पहले से ही कुछ अनुमान थे। ये बात समझ में आती है, रसातल जैसी बंजर जगह में एक उच्च स्तरीय दिव्य भगवान का पालन पोषण करना लगभग असंभव था। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि अथाह दानव सम्राट जैसा अद्वितीय अस्तित्व भी था। अतीत में जब उन्होंने रसातल को पृथ्वीवासियों के नजरिए से देखा था, तो उन्हें लगा था कि रसातल में अनगिनत संसाधन और अवसर है। हालांकि जैसे जैसे वो अधिक शक्तिशाली होता गया, विशेषकर अपने वर्तमान स्तर पर पहुंचने के बाद, वो इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। रसातल बस एक खराब संसाधनों वाला विश्व था। उस समय जब दिव्य ग्रह नष्ट हो गए थे, पृथ्वी पूरी तरह से प्रलय के युग में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन रसातल पृथ्वी से बेहतर था। वो भाग्यशाली था कि उसके पास खेती के कुछ संसाधन बचे रहे। इसके परिणामस्वरूप एबिस दानव जाति का जन्म हुआ। हालांकि संसाधनों का यह हिस्सा अभी भी पवित्र भूमि की सच्ची खेती का समर्थन करने से बहुत दूर था। यह एक उच्च स्तरीय दिव्य भगवान विशेषज्ञ को पोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अन्यथा उस समय जब चूफैंग रसातल में टहल रहा था, भले ही दानव सम्राट समय नहीं निकाल पाता, चूफैंग निश्चित रूप से बच नहीं पाता अगर दानव सम्राट ने लापरवाही से उससे निपटने के लिए एक अधीनस्थ दानव राजा को भेज दिया होता। इसलिए अधिक संभावित संभावना ये थी कि दानव सम्राट ने अवश्य ही अन्य बाहरी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया होगा। वो आक्रमण या घुसपैठ कर सकता था। इस तरह वो खुद को मजबूत कर सकता था, अपने प्रत्यक्ष वंशजों का पोषण कर सकता था, ताकत जमा कर सकता था और पृथ्वी देव ग्रह पर आक्रमण करने और कब्जा करने की तैयारी कर सकता था। आखिरकार स्टारगेट भी रसातल में मौजूद था। चूफैंग को तो ये भी लगा कि एबिस डेमन सम्राट डेमोन डॉन पैलेस के पीछे हो सकता है, जो तीसरी दुनिया की 9 महान शक्तियों में से एक है।
अन्यथा रसातल के युवराज दैत्यपुत्र एरक्यू दैत्यराज महल में कैसे पल फूल सकते थे? यदि उसे तीसरी दुनिया जैसी प्राचीन दुनिया का समर्थन प्राप्त होता और उसने अनायास ही एक उच्च स्तरीय दिव्य भगवान को पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया होता, तो ये समझ में आता। यदि स्वर्ग सीलिंग संरचना का अस्तित्व न होता, तो दानव सम्राट ने बहुत पहले ही पृथ्वी पर छावनी डालने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह भेज दिया होता। ये सोचकर चू फैंग अचानक खुश हो गया। सौभाग्यवश प्राचीन मानव ने सभी प्रकार की बैकअप योजनाएं पीछे छोड़ दी थीं। सौभाग्यवश वो समय रहते वापस आ गया था। ये सोचते हुए चू फैंग अचानक जाग गया। यदि उसका अनुमान सही था, तो उसे सावधान रहना होगा। आखिरकार अथाह दानव जाति का ये सम्राट अनगिनत वर्षों से गुप्त रूप से षड्यंत्र रच रहा था। किसी को नहीं पता था कि दानव सम्राट ने अन्य प्राचीन दुनियाओं में घुसपैठ की थी या नहीं। अथाह दानव सम्राट कितना शक्तिशाली था, ये कुछ ऐसा था जिसकी चू फैंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा था कि जब दानव सम्राट वापस आएगा तो उसे उससे ही निपटना होगा। आखिरकार रसातल बंजर था। वे निम्न श्रेणी के राक्षसी जीव उल्लेख के लायक भी नहीं थे। पर अब चू फैंग हैरान रह गया। खतरे की भावना स्वतः ही उभर आए। उसे सावधान रहना होगा। दूसरी ओर शायद इसलिए कि वह उस क्षण का फायदा उठाना चाहता था जब चू फैंग वहां खड़ा विचार कर रहा था, यह विस्मयकारी अथाह दानव राजा केवल जल्दी से भागना चाहता था। अभी अभी की तलवार की नियत ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। मात्र एक तलवार से उसकी हथेली काटने के लिए दूसरे पक्ष में कितनी ताकत थी? तीसरा मोड़, चौथा मोड़, या पांचवा मोड़, या छठा मोड़, इसमें कोई अंतर नहीं है। वैसे भी उसके लिए वो एक अजेय अस्तित्व था। तो फिर तुम जल्दी से भाग क्यों नहीं जाते? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ऐसे अस्तित्व का विरोध करना तभी संभव था जब वे दानव जेल में शीर्ष अस्तित्वों को रिहा कर देते। हकांडा के मन में बस यही विचार था। हालांकि उसने अभी भी अपने सामने खड़े युवक को कमतर आंका था। जैसे ही चू फैंग ने दानव सम्राट के बारे में सोचा, उसने धीरे से अपना हाथ हवा में लहराया। अगले ही क्षण संसार में अचानक कृपाणों का एक अत्यंत तेजस्वी तूफान फूट पड़ा। इसने आकाश और जमीन को जोड़ दिया, हवा में तबाही मचा दी। जहां भी कृपाण किरण तूफान गुजरा, अंतरिक्ष कागज की तरह बिखर गया, जिससे दुनिया के बाहर अंधकार में शून्यता प्रकट हो गई। जहां तक चू फैंग का सवाल है, वह बिना हिले डुले शांति से शून्य में खड़ा था। इस दृश्य ने हकांडा को भयभीत कर दिया। शून्य में चलना। आप एक मास्टर भगवान है। नहीं, असंभव। मेरे सम्राट ने कहा कि मास्टर भगवान अभी प्रकट नहीं हो सकते। इसके अलावा आप इतने युवा इंसान हैं। क्यों? हकांडा अपने दिल में दहाड़ा। क्योंकि इस समय वह आवाज भी नहीं निकाल सकता था। वह बहुत पहले ही कृपाण किरण तूफान में मारा जा चुका था। अगले ही क्षण अंतहीन भय के बीच हकांडा का विशालकाय राक्षसी शरीर धूल में बदल गया। उसके साथ हुआ जिया की राजधानी के सामने करोड़ों निम्न श्रेणी के राक्षसी जीव भी थे। चाहे वह आत्मिक क्षेत्र हो या दैवीय स्तर का राक्षसी प्राणी, उन्हें प्रतिक्रिया करने का भी अधिकार नहीं था। एक क्षण में ही सबके कानों में गूंजती मिश्रित गर्जनाएं गायब हो गईं। दुनिया तुरंत शांत हो गई। ये हत्यारे, जिन्होंने मनुष्यों पर अनगिनत कष्ट लाए थे और राक्षसी हत्याएं की थीं, चू फैंग के हाथ की एक लहर से पूरी तरह से नष्ट हो गए। ये चींटियों के एक समूह को कुचलने जैसा सरल था।